हेलो बच्चों, तो आ गए हैं रिवीजन सीरीज का और एक वीडियो लेके। और आज का चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये जो चैप्टर है यहां से बहुत ही कम अमाउंट में क्वेश्चन आता है। ओके, लेकिन अगर क्रिस्प तरीके से हम लोग एकदम अच्छे से इसको पढ़ ले तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आज पहला जो स्टार्ट करेंगे हम लोग दो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड और डिफाइन 1 टेस्ला। तो देखो बच्चों, डिफाइन 1 टेस्ला ये तो आ ही सकता है बोर्ड्स में। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ये भी तुम लोगों को जान लेना जरूरी है। ओके बच्चों, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को हम जैसे डिफाइन करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को। उस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक मतलब जैसे तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हो वैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करोगे तब नहीं होगा बच्चों। तो कहां से डिफाइन करना पड़ेगा? जो सिलेबस में है, दैट इज F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ये जो फॉर्मूला है यहां से हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो, B विल बी इक्वल टू F बाई QV sin थीटा, इजंट इट? अब अगर मैं Q को 1 यूनिट पकड़ लेता हूं, V को भी 1 यूनिट पकड़ लेता हूं और साइन 90 डिग्री जो भी 1 है इसको अगर पकड़ लिया तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो B विल बी इक्वल टू F, इजंट इट? अब इसको अगर वर्ड में, सेंटेंस में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो यही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन। ओके बच्चों, तो देखो मैं बताता हूं तुम्हें कि इफ यूनिट चार्ज मूविंग विथ यूनिट स्पीड और यूनिट वेलोसिटी विथ एन एंगल perpendicular to the direction of magnetic field, then the force acting on the charge is known as the magnetic field. Am I clear बच्चों? समझ में आया? तो वैसे ही अगर डिफाइन 1 टेस्ला, अगर 1 टेस्ला को डिफाइन करना है, तुम लोगों को पता है कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। तो अगर 1 टेस्ला को डिफाइन करना है तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, B इज इक्वल टू F बाई QV sin थीटा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 1 टेस्ला। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है वहां पर उसका SI यूनिट बिठा दो। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट 1 टेस्ला, तो लिख दिया 1 टेस्ला। फोर्स 1 न्यूटन, चार्ज 1 कूलम, स्पीड और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एंड साइन 90 डिग्री विच इज ऑल्सो 1। तो 1 टेस्ला इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ देयर इज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद अ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल perpendicular or at an angle 90 degree with the magnetic field, then if 1 Newton force is acting on that, then that amount of magnetic field will be 1 Tesla. Am I clear? तो देखो बच्चों, इतना सेंटेंस तो तुम लोग कर ही पाओगे, तुम लोग इसको सजा ही पाओगे, लेकिन इसके साथ एक चीज याद रखना है कि अगर हम लोगों को फॉर्मूला याद है, मैं क्यों इतना एम्फेसाइज करता हूं फॉर्मूला के ऊपर, कि अगर फॉर्मूला हम लोगों को याद हो गया है तो फॉर्मूला से हम लोग कोई भी डेफिनेशन इजीली निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों, अभी हम जो जानेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखो, जो बेसिक डिफरेंस है जो हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट, वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाएगा, इजंट इट? वैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में देखा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है, इमर्ज आउट होता है, और नेगेटिव चार्ज में वो अंदर जाता है। ओके बच्चों, लेकिन इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड लूप। ओके, मतलब अगर एक तुम बार मैग्नेट पकड़ लेते हो तो आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी साउथ टू नॉर्थ। तो मतलब टोटल अंदर और बाहर ये क्लोज्ड लूप हो गया। हमें क्लियर बच्चों? तो देखो बच्चों, अगर ये एक मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो टोटल जो फील्ड लाइन होगा वो ऐसा होगा। ओके, मतलब नॉर्थ से इमर्ज आउट होगा और साउथ में अंदर जाएगा। ओके, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ ऐसा होगा। हमें क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन अक्रॉस अ बार मैग्नेट। ओके बच्चों, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये हमें याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों, और भी एक डिफरेंस बता देता हूं, दैट इज
सिंगल चार्ज एग्जिस्ट, मतलब एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एक सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पोल्स हमेशा पेयर में रहता है, मतलब नॉर्थ और साउथ। कितना भी छोटा मैग्नेट पकड़ लेते हो तुम, लेकिन वहां पर नॉर्थ और साउथ रहेगा ही। ओके, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये दिमाग में रखना है। तो बच्चों अभी हम जो जानेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। तो इसका दो पोजीशन है, एक है एक्सियल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो देखो एक्सियल पॉइंट में यह है अपना मैग्नेट, यह साउथ पोल, यह नॉर्थ पोल। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो वैसे ही यहां पर साउथ टू नॉर्थ होता है। ओके, तो मैंने यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखा दिया है। अब देखो ये जो मैग्नेट है इसका डिस्टेंस है 2l, तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से साउथ पोल का डिस्टेंस l और ओरिजिन से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस भी l। एम आई क्लियर बच्चों? अब देखो अगर ओरिजिन से यहां पर एक P पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, इस पॉइंट को मैं P कंसीडर कर लेता हूं, तो इस P पॉइंट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस होगा दैट इज r। ओके बच्चों, तो नॉर्थ पोल के लिए जो फोर्स होगा इस P पॉइंट पे दैट इज Fn along this direction, मतलब अगर यहां पर एक टेस्ट पोल लाया जाए विच इज यूनिट नॉर्थ पोल, तो उस यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स होगा दैट इज Fn का, मतलब नॉर्थ पोल का Fn इस डायरेक्शन में और साउथ पोल का Fs इस डायरेक्शन में, इजंट इट? तो देखो बच्चों, यूनिट पोल के ऊपर जो किसी और एक पोल का जो फोर्स होता है दैट इज ओनली मैग्नेटिक फील्ड, इजंट इट? तो इन दोनों फोर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट। ओके, तो देखो यहां पर करके जो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है और वो सिलेबस में भी नहीं है। तो बी एक्सियल इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2mr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर क्या है? ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस। ओके, और एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो एक स्पेशल केस दिखा देता हूं जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो अगर L बहुत ही ज्यादा छोटा है R से, L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R। ओके, मतलब ये जो लेंथ है ये बहुत ही छोटा है, उस हिसाब से जो R है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब बार मैग्नेट का जो लेंथ है उसके रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा दूर हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बी एक्सियल हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म दिखाना है तो बी एक्सियल देखो वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया है दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m वेक्टर बाई आर क्यूब। मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा और बी एक्सियल का जो डायरेक्शन होगा ये दोनों सेम डायरेक्शन होगा, दोनों ही आउटवर्ड, मतलब इस तरफ होगा। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये है अपना मैग्नेट, वही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एस एल, फ्रॉम ओरिजिन टू नॉर्थ एल। एम आई क्लियर? अब देखो ओरिजिन से फिर से 8 डिस्टेंस दूर हम लोगों ने एक पी पॉइंट ले लिया है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एस से इस पॉइंट का डिस्टेंस x, एन से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस x, मतलब हम लोग लिख सकते कि x इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इजंट इट? अब देखो तो इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वेटोरियल जो होगा दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ओके, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। और वैसे ही स्पेशल केस में अगर एल इज वेरी वेरी लेसर देन आर है तो बी इक्वेटोरियल हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर क्यूब। और इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो बता देता हूं। देखो यहां पर एक माइनस साइन दे दिया गया है अगर तुम वेक्टर के तौर पे लिखते हो। अगर स्केलर फॉर्म में लिख रहे हो तो साइन देने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है तो यहां पर माइनस साइन देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो किस तरफ होगा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और
बी इक्वेटोरियल का डायरेक्शन देखो, इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इजंट इट? तो ये माइनस साइन सिग्निफाई कर रहा है कि बी इक्वेटोरियल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू ईच अदर। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? अब देखो बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल का रिलेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल आता है यहां से। तो बी एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल। ये तुम्हें बहुत ही सिंपली समझ में आ जाएगा अगर तुम बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल को डिवाइड कर देते हो, तभी तुम्हें ये मिल जाएगा। अब ये हो गया स्केलर, मतलब बी एक्सियल बी इक्वेटोरियल का डबल हो जाता है, ओके? लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म दिखाना चाहे तो बी एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल, दैट इज द मैग्नीट्यूड। बट माइनस साइन जो होता है ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो बी एक्सियल का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, बी इक्वेटोरियल का डायरेक्शन उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इजंट इट? ये माइनस साइन वही सिग्निफाई कर रहा है कि बी एक्सियल एंड बी इक्वेटोरियल इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों अभी हम लोग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो डिफरेंसेस है उसके बारे में जानेंगे, ओके? तो देखो ये जो डिफरेंस के तौर पे मैंने लिखा है यहां पर ही मैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के बारे में सारा जो इंफॉर्मेशन है जो सिलेबस में और जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो सभी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ससेप्टिबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो डायमैग्नेटिक का स्लाइटली लेसर देन 1 और ये नेगेटिव होता है, ये है रेंज। पैरामैग्नेटिक का स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ओके, स्लाइटली ही ग्रेटर देन 1 होता है और ये है अपना रेंज। और इनके सब फेरोमैग्नेटिक ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 1000, ओके बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, ओके, मतलब इसके सामने पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के सामने अगर एक मैग्नेट रखा जाए तो उस सब्सटेंसेस का, इन तीनों सब्सटेंसेस का क्या बिहेवियर रहेगा। तो देखो इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक ये फीबली रिपल्ड होगा बाय द मैग्नेट, ओके। पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्टेड होगा, बहुत ही कम अमाउंट में अट्रैक्टेड होगा बाय द मैग्नेट। और इन केस ऑफ फेरोमैग्नेट ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। एम आई क्लियर? मैग्नेट के द्वारा। आ जाएंगे थर्ड में, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इन तीनों सब्सटेंस का क्या बिहेवियर रहता है। तो देखो डायमैग्नेटिक रॉड अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, एक डायमैग्नेटिक रॉड उस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर अपने आप को अलाइन कर देता है। एम आई क्लियर? आ जाएंगे पैरामैग्नेटिक के लिए। अगर एक पैरामैग्नेटिक रॉड रखा जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ पैरेलल हो जाएगा और फेरोमैग्नेटिक के साथ भी वैसा ही होगा, ओके बच्चों। फोर्थ में इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो इन तीनों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। स्मॉल मैग्नेटाइजेशन ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। स्मॉल मैग्नेटाइजेशन पैरेलल टू बी, ओके, पैरामैग्नेटिक के लिए पैरेलल हो जाएगा, ओके, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसी डायरेक्शन में उसका मैग्नेटाइजेशन होगा। एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन पैरेलल टू बी, और फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा और एक ही डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। फिफ्थ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग, मतलब डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है उसका क्या बिहेवियर रहेगा। तो देखो इनके सब डाया इट विल बी लेस डेंस, ओके, मतलब अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक को रखा जाए तो देखो उसके अंदर बहुत ही लेस डेंस अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा। पैरा के लिए बहुत मोर डेंस होगा और फेरो के लिए बहुत ही ज्यादा डेंस होगा। एम आई क्लियर? तो ये हो गया पहला 5 डिफरेंस। इसके बाद भी और डिफरेंस लेकर आ जाते हैं बच्चों। तो देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी इन तीनों में कैसे होता है। देखो इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक इट इज लेसर देन 1, मतलब नेगेटिव, तो ये है इसका रेंज। ये है ग्रेटर देन 1 लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहता है, इसलिए इसका रेंज भी ऐसा ही होता है। और फेरोमैग्नेटिक का ये ऑर्डर ऑफ 1000, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है। देखो तुम लोग देख सकते हो कि परमिएबिलिटी इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 1000, ओके। तो
ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी एक ही तरह से चेंज होता है इनके सब डाया, पैरा एंड फेरो, ये तुम ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट में आ जाएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इनके सिर्फ डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब तुम टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, ससेप्टिबिलिटी में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इनके सिर्फ पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, मतलब टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगा। इनके सब फेरोमैग्नेटिक भी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैनर में चेंज होता है। ये टीसी है क्यूरी टेम्परेचर और टी है उसका जो टेम्परेचर, जो सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है। तो ये टी माइनस टीसी मतलब एक्सएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टीसी, ये ऐसे चेंज होता है। तो बच्चों और एक बात बता देता हूं कि अगर तुम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट कर देते हो, ठीक है, और कहां तक हीट करते हो? अगर इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर अगर तुम उसे हीट करते हो तो उसका जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा वो बहुत ही फीबल हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में, और ये टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स स्ट्रेंथ, ये तीनों सिलेबस में है। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन, ये एज ए क्वेश्चन भी आने का चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम लोगों को ऑलरेडी क्लास 10 में पता है, इसीलिए मैं इसको फिर से बता के वीडियो को लेंदी नहीं करूंगा। सेकेंड, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको भी मैं अलग से नहीं बोल रहा हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स स्ट्रेंथ, इसको थोड़ा सा बता देता हूं, जो भी क्लास 10 में तुम लोगों को पढ़ाया गया है। तो देखो, एक आई शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके, तो म्यू नॉट एन आई, यहां पर एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई इज द करंट। तो देखो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ तुम्हें बढ़ाना है तो तुम क्या करोगे? आइदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, नहीं तो करंट बढ़ा दो। तो इन दोनों में से कोई भी एक को तुम बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्रांसफॉर्मर कोर, कैसे हम लोग मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं और किस लिए करते हैं, ये मैं तुम लोगों को बता दूंगा। ये पॉइंट्स बच्चों याद रखना है, क्योंकि यहां से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट, इसका हाई रिटेंटिविटी होता है, हाई कोर्सिविटी होता है एंड हाई परमिबिलिटी होता है। क्यों? रिटेंटिविटी ज्यादा होने का कारण यह है कि अगर तुम एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को करंट देके या किसी भी और तरीके से अगर मैग्नेट में कन्वर्ट करते हो, तो उसके बाद जब तुम करंट पास कराना बंद कर देते हो या जो कन्वर्शन का प्रोसेस है उसको अगर तुम बंद कर देते हो, उसके बाद भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो रिटेन कर पाए, इसीलिए उसका रिटेंटिविटी हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है हाई कोर्सिविटी। हाई कोर्सिविटी का होने का रीजन है कि अगर टेम्परेचर कहीं से बढ़ जाए सराउंडिंग का या बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हो तो उससे उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ज्यादा फर्क नहीं आए। ओके, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट, उसको रहना है परमानेंटली। ओके, और हाई परमिबिलिटी, तो हाई परमिबिलिटी से इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा वो भी ज्यादा होगा, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब आ जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में रिटेंटिविटी लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे उस सब्सटेंस से तब तक ही वो एज ए मैग्नेट काम करेगा, उसके बाद वो एक नॉन मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी हम लोग उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। जब हमें चाहिए हम उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जब नहीं चाहिए वो एक सिंपल सब्सटेंस, मतलब एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, किसी भी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो वो वैसा बन जाएगा। ओके बच्चों, और हाई इनिशियल परमिबिलिटी। इनिशियल परमिबिलिटी ज्यादा होने का रीजन ये है कि अगर कम अमाउंट में करंट भी तुम फ्लो कराते हो तब भी उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, जो स्ट्रेंथ होगा पोल का, वो बहुत ज्यादा होगा। ओके, अब आ जाएंगे ट्रांसफॉर्मर कोर। ट्रांसफॉर्मर कोर में रेजिस्टिविटी होता है लो, ताकि एडी करंट कम हो, और हाई इनिशियल परमेबिलिटी फॉर द सेम रीजन, एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर कोर है उसको बहुत स्पीड में रोटेट करना पड़ता है, इसीलिए हिस्टेरेसिस लॉस जितना कम होगा, हीट लॉस और एनर्जी लॉस उतना कम होगा। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये था अपना
मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर। तो अगर तुम लोग यहां तक वीडियो देख चुके हो तो और एक चीज तुम लोगों को बता देता हूं कि ये जो टोटल नोट्स है मैं इसको जो फिजिक्स फन लिमिटेड टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी अपलोड कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ओके, तो तुम लोग वहां से भी नोट्स को अवेल कर सकते हो। फिर से इसका स्पेलिंग बता देता हूं, फिजिक्स PHYSICS, फन लिमिटेड FUNN होगा, NNLIMITED। ओके, तो टेलीग्राम में जाओ और ये चैनल ढूंढ के इसको सब्सक्राइब करके रखो। जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं उसका जो नोट्स होगा वो मैं वहां पर एज ए PDF अपलोड कर रहा हूं। अब तक जो भी वीडियोस हुआ है उसका भी अपलोड कर चुका हूं और ये भी वीडियो के अपलोड होने के साथ साथ, मतलब जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैं वहां पर भी अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए यहां तक ही, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।